इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लिए हैं हमने। अब बेटा आगे आते हैं। पिरामिड के बाद ये टीवी चलानी है, टीवी। अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर। और उसमें सबसे पहले आज हम चर्चा, ये क्या हो रहा है यार, प्रकाश की कर रहे हैं। चलिए बेटा, आप तो जानते हैं कि प्रकाश ये इसमें बार बार ये इरेजर आ जाता है। ये पेन दूसरा ले आओ। प्रकाश सबसे ज्यादा उत्पादकता को प्रभावित करता है। अब ध्यान से बोर्ड पर। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर वैसे तो बेटा हमारी पृथ्वी पर प्रकाश ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है, लेकिन केवल स्रोत नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो ऊर्जा के कुछ और स्रोत डेवलप हो चुके हैं। हाँ रख दीजिए, ले लेता हूं। ऊर्जा के कुछ और स्रोत डेवलप हो चुके हैं, जैसे समुद्र की गहराई में जब आप जाते हैं तो नीचे जाते समय यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी में गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि अर्थ की हीट ही निकल के बाहर आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की तरफ किसी ने गर्म पानी के फव्वारे चला दिए हों। और ये वेंट, ये जो वेंट लाइक अपीयरेंस आ रही है, इन्हें आप हाइड्रोथर्मल वेंट, भूतापीय वेंट के नाम से पुकारते हैं बेटा। हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। मतलब ये यहाँ पर इंग्लिश में शब्द आता है, हिंदी में इकोसिस्टम में देखना, देखें, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनको कि आप जियोथर्मल, भूतापीय, ऊर्जा प्रवाह की पहली लाइन, ऊर्जा प्रवाह की पहली लाइन भू, अच्छा, भूतापीय या जल तापीय पारितंत्र। देखो इधर देखो, जल तापीय
तो कहा हाइड्रोथर्मल को, और जियोथर्मल मतलब भूतापीय। भूतापीय कहने से बात ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि भू का ही तो ताप है, मतलब अर्थ की तो हीट है जो निकल के बाहर आ रही है, और उससे यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। इतने भयंकर तापमान को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो रह लेता है बेटा। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया मतलब आद्य जीवाणु यहाँ रह लेता है। ये रह पाता है क्योंकि इसके पास जटिल कोशिका भित्ति, इसके पास जटिल कोशिका झिल्ली है, तभी तो इतना भयंकर ताप ये झेल पा रहा है। और यहाँ H2S को तोड़कर H2S का ब्रेकडाउन करके अपनी एनर्जी ले रहा है। H2S का ब्रेकडाउन करके अपनी एनर्जी ले रहा है। अगर ऐसा है तभी तो इसको आप यहाँ रसायन संश्लेषी जीवाणु के नाम से पुकारते हैं बेटा। ये रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ H2S का ब्रेकडाउन करके ही अपनी एनर्जी ले रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसी नाम से पुकारेंगे। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। हमारी पृथ्वी पे वैसे तो ऊर्जा का स्रोत प्रकाश है, लेकिन केवल स्रोत नहीं है। ऐसे स्थान भी है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां ऊर्जा के दूसरे स्रोत डेवलप हो रहे हैं, जैसे समुद्र की गहराई जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां अर्थ की हीट ही निकल के बाहर आ रही है, और वहां भूतापीय जल तापीय पारितंत्र बन रहे हैं, और यही उष्मा ऊर्जा उनकी ऊर्जा का स्रोत बन रही है बेटा। यहाँ सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा तक हो रहा है, फिर भी रह पा रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, क्योंकि वो रह सकते हैं, वो रह सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर जटिल कोशिका भित्ति, जटिल कोशिका झिल्ली को विकसित करके रखा है अपने पास, उनके पास अनुकूलन है ऐसा, और वो अगर जटिल कोशिका भित्ति और जटिल कोशिका झिल्ली के साथ हैं तभी तो रह पा रहे हैं, इतना अधिक तापमान झेल पा रहे हैं, और H2S का ब्रेकडाउन करके अपनी ऊर्जा ले रहे हैं। तो उनको आप रसायन संश्लेषी जीवाणु के नाम से भी पुकारते हैं। अगर शैवाल, हरे भूरे लाल शैवाल का जल में हरे भूरे लाल शैवाल का क्रम अगर देखा जाए, तो सबसे ऊपर मिलने वाले शैवाल हरे शैवाल, उसके बाद में भूरे शैवाल, उसके बाद में लाल शैवाल। सबसे नीचे लाल। क्या रेड एल्गी, लाल शैवाल पानी की गहराई में रहना पसंद करती है? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। सबसे ऊपर हरे शैवाल, भूरे और लाल।
लाल शैवाल गहराई में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास फाइकोइरिथ्रीन नाम का वर्णक है। फाइकोइरिथ्रीन कम तरंग दैर्ध्य अधिक ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर ऐसा है कि सरफेस पे रहकर अगर उसने ये कर लिया तो उसके लिए भारी पड़ जाएगा। अधिक ऊर्जा डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देती है। अगर ऐसा है तो नीचे रहना पसंद कर रहा है बेटा, और नीचे जाकर ब्लू लाइट मतलब कि नीले प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। इस बात को पादप जगत शैवाल पढ़ाते टाइम दोबारा बताएंगे आपको, क्योंकि अभी वर्णक का ज्ञान पूरा नहीं है। फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ए डी, बीटा कैरोटीन, ये सब इनके पास कैसे क्या होगा सारी चर्चा करेंगे। यहां तक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आराम से पहले बोर्ड पे देखो, ये रही हमारी पृथ्वी, ये रहा हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ATM लिख दूं, एटमॉस्फेयर। सब बच्चों को दिख पा रहा है? जिनको उधर नहीं दिख रहा वो टीवी में देख लेना है ना। सन से आने वाली टोटल लाइट हमारी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। 1/4 बीच में ही अवशोषित हो जाता है, 1/4। 1/4 बीच में ही परावर्तित हो जाता है, 1/4। लेकिन लगभग आधा पृथ्वी की सतह पे आता है, और जो हमारी सतह तक पहुंच रहा है उसे आप ISR के नाम से पुकारते हैं, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपतित प्रकाश विकिरणें। ठीक है बेटा। तो आप्रवी ISR है, आपतित प्रकाश विकिरणें। मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर उधर देख लें। सूर्य से आने वाली सारा प्रकाश हमारी पृथ्वी सतह पे नहीं, 1/4 अवशोषित, 1/4 परावर्तित, लगभग आधा ही पहुंच पाता है, और जो आधा आ पाता है उसे ISR कहते हैं। ISR क्या होता है? ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, जिसे बेटा आप यहां आपतित प्रकाश विकिरणें कहते हो। सही है बेटा। जिसे हम अप्रवी ISR है। हो गया, आगे चले। बहुत बढ़िया। आज हम कुल सूर्य के प्रकाश को नहीं, ISR को 2 भागों में विभाजित करेंगे। अप्रवी को करते हैं। आज इस आधार पे हमने इसको विभाजित किया है, इस आधार पे विभाजित किया है कि जो प्रकाश संश्लेषण में काम आ रहा है ISR का भाग, किसका? ISR का, उसे तो आप यहां दृश्य प्रकाश कहते हो बेटा। और जो प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आ रहा उसे मैं यहां अन्य प्रकाश के नाम से पुकार रहा हूं। क्या बच्चों आपको ये दोनों बातें समझ में आई? क्या मैंने दृश्य प्रकाश, अन्य प्रकाश, कुल सूर्य से आने वाले को विभाजित किया कि ISR को? गजब। ये समझते चलना बेटा ध्यान से। ISR का विभाजन हो रहा है, कुल का नहीं हो रहा है। यहां
दृश्य प्रकाश वही तो है जिसको कि आप 400 से 700 नैनोमीटर कहते हो। अरे ये वही तो है जिसे आप पार कहते हो। जानते हो पार क्या होता है? पार बेटा आर पार नहीं, पार कहना है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरणें। प्रसवी तो यहां प्रसवी नहीं, प्रस ये वाला है तो पार ये नहीं, ये फालतू की कंपाउंडर वाली हरकतें मत किया करो। डॉक्टर बनने के लिए बैठे हैं यहाँ, पता नहीं इनके अंदर का कंपाउंडर कैसे जाग जाता है। नहीं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नर्स बन जाते हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, जो आप बनना चाहते हैं वो अपने स्वभाव में लाइए बेटा। डॉक्टर ऐसे करता है, सर क्या कर रहे थे अभी, जो भी ये वही है जो कंपाउंडर। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अन्य प्रकाश के अंदर आप जानते हैं कि कॉस्मिक आता है, एक्स-रे आता है, गामा रे आता है, अवरक्त इंफ्रारेड आता है, इत्यादि आता है। तो यहाँ पर समझ जाइए बेटा, ये सब के सब यहाँ अन्य प्रकाश में शामिल किया जा रहा है। क्या अन्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है? क्या दृश्य प्रकाश से हो रहा है? आज बेटा कह देना, ISR का 50% होता है दृश्य प्रकाश और 50% क्या होता है? अन्य प्रकाश। अगर वैसे सच में देखा जाए तो ये 50 से थोड़ा कम और ये 50 से थोड़ा ज्यादा है। सही बनाया ना? है? गलत तो नहीं बना दिया? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो ये 50 से थोड़ा कम है और 50 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 50-50 भी कह दो तो चलेगा। स्टेटमेंट आ रहा है, कुल सूर्य के प्रकाश का 50% है ISR। कुल सूर्य के प्रकाश का 50% है और ISR का 50% आर और 50 पार। अरे हुआ ना आर पार? तो यहाँ आर मतलब अन्य बेटा, पार मतलब समझ पा रहे। अब सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे कि ISR जब गिरती है पादप के ऊपर, केवल 1 से 5% ही प्रकाश संश्लेषण होता है। 1 से 5% ही प्रकाश संश्लेषण है, 1 से 5%। तो बताओ पार का कितना? 2 से 10। ये डबल क्यों कर दिया, समझ गए क्या? सब समझ गए? जो बच्चा नहीं समझा वो बोर्ड पे देखो बेटा। मान लीजिए आपके घर से हर महीने आपके पास 100 रुपए आते हैं। मुझे पता है कि मैंने ज्यादा ही बताया है। कोई बात नहीं, 2.25 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 100 रुपये आए, लेकिन इसमें से आपने पक्का डिसाइड कर रखा है कि 10 रुपये अपने बेस्ट फ्रेंड को देंगे। मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि आपने कहा कि भाई मेरे पास से खर्च हो जाते हैं तो जमा करके रख, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। एक बार गलती से आपके पास 50 रुपए ही पहुंचे तो आप वादे के बहुत पक्के हो, आपने तुरंत उस तक 10 रुपए पहुंचा दिए कि तू तो रख, बाकी हम संभाल लेंगे।
जब आपके पास 100 रुपये आते थे तो आप टोटल मनी का 10% उसको देते थे, और 50 आए तो आपने उसको 20% दिया है। अरे अरे, अब स्टेटमेंट पहुंचना बहुत जरूरी है बेटा। दिमाग पे हल्का जोर लगाना पड़े तो लगा लीजिएगा ध्यान से। चाहे ISR गिरे चाहे पार गिरे, प्रकाश संश्लेषण तो उतना ही होगा जितना होना है। चाहे ISR गिरे, प्रकाश संश्लेषण तो उतना ही होगा जितना होना है, क्योंकि जब ISR गिरती है तब भी प्रकाश संश्लेषण में यूज तो पार ही होती है। कौन सी अन्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है? होता तो इसी से है। तो चाहे ISR गिरे, प्रकाश संश्लेषण तो उतना ही होगा जितना होना है, लेकिन जब ISR से देखते हैं तो 100 से देखते हैं, और पार से देखते हैं तो तभी तो डबल करते हैं। अरे पहुंच पा रहा है बेटा? ISR गिरे चाहे पार गिरे, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा समान रहेगी, क्योंकि जब ISR गिरती है तब भी उपयोग पार ही होती है। अन्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण हो जाता है क्या? मात्रा एक जैसी, लेकिन ISR से देखते हैं तो 100 से, और पार से देखते हैं तो 50, तभी तो दुगना किया रे है बेटा। अन्य प्रकाश में यहां UV भी जोड़ना बेटा। UV है, कॉस्मिक है, एक्सरे है, गामा रे है। सौ से 400 नैनोमीटर है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। UVC, UVB, UVA। क्वेश्चन नोट कर लिया था सबने? ये रहा PP, जल्दी बताओ बेटा। यहां सूर्य से 1 2 3 4 5 6 इतना जूल ऊर्जा आ रही है, तो T3 पर कितनी ऊर्जा है? 100 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? याद रखना, सूर्य से PP 1 से 5%, कहा ना भी ISR का 1 से 5% प्रकाश संश्लेषण। 1 से 5% में 5 तो अधिकतम है। अधिकतम क्या अधिकतम हर जगह हो रहा है? तो हम तो वो लेंगे जो होता ही है, और वो मिनिमम 1% बेटा। इसलिए हमेशा सूर्य से PP 1% लेके चलना। फिर उसके बाद में यहां पर लगा देना 10%, 10। तो PP पर जब 1% आएगी तो 6 में से 4 रह जाएगी, और जब यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, अरे सही है। तो इस प्रकार से ये 10% लो यहाँ पर लग रहा है बेटा, और यहाँ से 1% आ रहा है NCERT। पारिस्थितिक पिरामिड जब हम पढ़ रहे थे तो NCERT
और पारिस्थितिक पिरामिड में बेटा आप लोगों ने इकोसिस्टम के डीपीपी आ गई थी ना आपके पास, नहीं आई अभी? हाँ, 2 आ गई ना, हाँ बहुत बढ़िया। मॉड्यूल आ गए बेटा, ले लो नीचे। कब बोले? नहीं, 4 तारीख को मॉड्यूल आ चुके हैं, आप ले जाइए, आप वहां पर कलेक्ट कीजिए। अभी तो कल ही लिया है बच्चे ने। आप मॉड्यूल ले लीजिए बेटा, मॉड्यूल 4 तारीख को आ चुके थे, मैंने कल ही पता किया है। रिसेप्शन में मत पूछो बेटा, डायरेक्ट स्टोर में जाओ आप। हाँ, रिसेप्शन पे नहीं जाना होता बेटा, रिसेप्शन पे सिर्फ एडमिशन के लिए जाना होता है। नहीं 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 नहीं, उनको आइडिया नहीं होगा, आप स्टोर में पूछिए, बिल्कुल मॉड्यूल आ चुके हैं। ये देखिए आप, यही बनाया है अभी हमने। यहां पर देखो, ये बिंदियां गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6। सूर्य की धूप के जे, ये जूल यहां आएगा, सूर्य की धूप बस। उसके बाद में यहां से यहां ऐसे बनाओ, आप एरो बनाओ यूं, ऐसे 1%, 1%। एक बेटा, फिर उसके बाद में यहां से अब आप अप्लाई कर दो 10%, 10%, 10%। ये रहा T1, टी टी T4 और T3 पर कितनी ऊर्जा? ये लो भाई, समस्त चीजें हो चुकी है। ठीक बात, यही प्रश्न जो हमने वहां बना दिया है। बना कर रहा है यार, तो ये प्रकाश ही हमें पढ़ना था। इसके बाद अब आगे बढ़ते, ये नोट कर लिया सबने? एक बात मैं यही कह देता हूं, कुछ बच्चे एक गलती करते हैं यहाँ। पहले उनको लगता है कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो उसका 50% करके तो आईएसआर निकालते हैं, फिर उस आईएसआर का 1% यहाँ भेजते हैं। नहीं बेटा, अगर सूर्य से आपको पीपी पे गिरता हुआ दिखाया है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है आईएसआर है। सूर्य से पीपी पे गिरता हुआ दिखाया प्रकाश, अंडरस्टूड है आईएसआर है, ये ध्यान रखेंगे आप। अपना दिमाग मत लगाना और कोई फालतू। आगे बढ़ जाओ। और अब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। आज आप पारितंत्र वाले चैप्टर में
उत्पादकता पढ़ ही लेंगे अभी हम। केवल अपघटन को छोड़कर सारी चीजें पढ़ डालना। सब पढ़ लिया अब हमने, पढ़ लिया होगा आपने, फिर भी एक बार और ब्रीफ रिव्यू फिर हो जाए। नए जीवभार निर्माण की दर, रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन, प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय, यही उत्पादकता कहलाती है बेटा। यहां कितना नया जीवभार बन गया इकाई समय इकाई क्षेत्र में, वही वहां की उत्पादकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है जिसमें अभी कुल जीवभार 50 किलोग्राम है। एक साल बाद हमने देखा कि 60 किलोग्राम हो गया एक साल में, मतलब इकाई समय में 10 किलो नया बना है। ये 10 किलो उस क्षेत्र की उत्पादकता है, पूरे क्षेत्र की उत्पादकता है। लेकिन हो सकता है कि 10 में से 7 पादप ने बनाया हो सकता है कि 10 में से 2 जंतु ने बनाया हो सकता है 10 में से 1 सूक्ष्म जीवी ने बनाया हो। अगर ऐसा है तो बेटा याद रखो, पादप या उत्पादक के स्तर पे जो उत्पादकता आती है उसे प्राथमिक उत्पादकता के नाम से पुकारते हैं। कौन सी उत्पादकता? प्राथमिक उत्पादकता उसे कहा जाता है जो उत्पादक स्तर पे आती है, और जो जंतु और सूक्ष्म जीवी उपभोक्ता स्तर पे आती है उसे द्वितीयक उत्पादकता के नाम से पुकारते हैं। अगर उपभोक्ता स्तर पे जाके देखोगे जीवभार निर्माण तो उसे द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे बेटा। ये उपभोक्ता स्तर पे देखा जा रहा है। लेकिन अगर आपने उत्पादक स्तर पे देखा तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक उत्पादकता को आगे फिर विभाजित किया जाता है। इसे यहाँ जीपीपी, एनपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर हम इसको कहें तो ये सकल प्राथमिक उत्पादकता है। और ये यहाँ नेट मतलब कि शुद्ध या कह दीजिए कुल प्राथमिक उत्पादकता है। अरे शुद्ध या कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जीपीपी क्या है? एनपीपी समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्पादकता को आप भार या फिर ऊर्जा में देखा जा सकता है। भार बोले तो किलोग्राम, ग्राम, ऊर्जा बोले तो किलो कैलोरी। यहाँ पूरा इकाई अगर लिखूंगा तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नीट 2025 क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला इकाई वाला। समझ पा रहे बेटा आप? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में यहां आपको इकाई गलत लिखी हुई है, जिसे सब बच्चे सही करेंगे पहले एनसीईआरटी में जाके। यहां बेटा ये देखो आप, यहां ग्राम बीच में
मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब कि ये इकाई कुछ ऐसी बनेगी। आ जाओ पेन, ठीक बात है। फिर प्रॉपर्टीज आ गई है। प्रॉपर्टीज में हमने एक ही चल रहा है, बहुत बढ़िया, ये सही है। तो ये नहीं चलेगा। यहां पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर करना है। क्या गड़बड़ हो रही है, समझ पा रहे हैं आप? वहां पर ग्राम स्क्वायर लिखा है, आहा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक बात है। किधर? यहां, यहां भी ग्राम पर मीटर स्क्वायर करना बेटा, यहां भी बीच में ऐसे जाएगा। और किलो कैलोरी वो तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक, तो क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी? आओ समझते हैं बेटा, आराम से। चलिए तो फिर क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी? इसका पूरा नाम भी लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा यहां पर, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उत्पादन नहीं, उत्पादकता कहना। उत्पादन और उत्पादकता में फर्क है। उत्पादन में इकाई समय नहीं आता, कोई भी समय लिया जा सकता है, लेकिन उत्पादकता में इकाई समय लिया जाएगा। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये देखो बेटा, मान लीजिए ये रहे हमारे पास इकाई क्षेत्र के उत्पादक। मैंने तो कहा कि ये T1 है। हर बार एक वृक्ष ही हो जरूरी? अरे ये अगर घास स्थल है तो घास का नंबर ज्यादा होगा, अगर ये पादप प्लवक है तो और ज्यादा होगा, अगर ये वन पारितंत्र है तो वृक्ष का नंबर भी, और अगर वृक्ष पारितंत्र है एक भी हो सकता है। कह दो T1 है, T1। यहां पर आप तो जानते हैं कि सूर्य से आने वाला कुल प्रकाश नहीं पहुंच पाता, 1/4 एब्जॉर्ब 1/4 रिफ्लेक्ट। और अब यहां पर जो पहुंच पा रहा है, क्या उसको हम यहां पर आपतित प्रकाश विकिरणें कह दे बेटा? और इसका उपयोग करके इसने प्रकाश संश्लेषण किया, और कुल प्रकाश संश्लेषण जितना हुआ, मान लीजिए वो 100 किलो कैलोरी के बराबर है। पहली बार में जितना टोटल 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 बना लिया, वही उसका क्या कहलाता है? जीपीपी। क्या कहोगे बेटा? गजब। आपसे कोई पूछे कि क्या है जीपीपी, तो कह देना इकाई समय इकाई क्षेत्र में टोटल टोटल प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? जीपीपी। मुझे टोटल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टोटल का हिंदी करके लिखूंगा तो यहां कंफ्यूजन आ जाएगा।
मैंने टोटल का हिंदी किया तो कुल आया, और कुल लिखा तो एनपीपी आया। कंफ्यूजन में नहीं जा, टोटल तो इकाई समय इकाई क्षेत्र का टोटल 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 प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? जीपीपी। यहां पर आप कह दीजिए टोटल 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 कार्बनिक कार्बनिक भोजन निर्माण की दर, ये भी क्या है? जीपीपी। टोटल 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 ऊर्जा उत्पादन या स्थिरीकरण, जो भी कहो, वही क्या कहलाता है बेटा? जीपीपी। तो जीपीपी क्या है, बात समझ में आ गई? टोटल मतलब सारा, कुल नहीं कहना, बस। ठीक बात। समस्त प्रकाश संश्लेषण, समस्त कार्बनिक भोजन निर्माण और समस्त ऊर्जा उत्पादन ही जीपीपी है। राइट बेटा? अब देखो ये इधर इधर कोई फालतू मस्ती नहीं, इधर यहां से यहां तक का जेवभार पहले से उपलब्ध है, नया नहीं बनाया, अभी पहले से है। तो जो पहले से है वो भी तो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा, और जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को क्या कहते हैं? जीपीपी में से माइनस कर दिया है मैंने, और जीपीपी में से माइनस करने के बाद अब जो बचा है एनपीपी। बेटा एनपीपी पादप से निकल के बाहर नहीं गया है अंदर ही। ये तो इसके प्रदर्शन का तरीका है कि इसमें से माइनस करने के बाद जो बचा वो एनपीपी है, निकल के कहीं नहीं गया है बेटा, है वहीं पादप के अंदर ही। क्या मैं ऐसा कह दूं कि एनपीपी इक्वल्स टू जीपी, जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी? गजब गजब, यही हो रहा है। तो बताइए क्या नया जीवभार बन गया क्या? ना, नहीं बना। अब बनेगा जीपीपी से कि एनपीपी से? नए जीवभार का निर्माण किससे होगा? एनपीपी से, क्योंकि जीपीपी में से तो खर्चा हो गया है शोषण का। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पादप नए उत्तक निर्माण कर रहा है तो वो जीपीपी से होगा कि एनपीपी से? एनपीपी से होगा। यहां तक कोई दिक्कत? 100 किलो कैलोरी जीपीपी था, लिखा था मैंने अभी, 100 किलो कैलोरी जीपीपी है। कुछ संख्या, कुछ डेटा, कुछ आंकड़े लेके समझते हैं बेटा। क्या आप जानते हैं कि पादप अपने पास पहुंची हुई कुल ऊर्जा का 20 श्वसन में लगा देते हैं? तो एनपीपी कितना? कितना बोलो? नया जीवभार बन गया क्या? अब बनेगा 100 से कि 80 से? तो जब नया जीवभार बनेगा तब भी तो लॉस होगा। अरे जब नया जीवभार बन के तैयार होगा तो वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि 70 उपपचयी हानि होगी। ऊहा अरे चुप रहो अभी, बेटा मामला बहुत सीरियस चल रहा है इधर। आराम से, दोबारा। जीपीपी कितना? रेस्पिरेशन कितना? अभी इस पे मत जाना। एनपीपी कितना बचा? 80। नया जीवभार बन गया क्या? अब बनेगा 100 से कि 80 से? तो जब 80 से नया जीवभार बनेगा तो भी तो हानि होगी। अरे जब नया जीवभार बन के तैयार होगा तो 10 के बराबर होगा। किसी भी पोषक स्तर पे आई हुई कुल ऊर्जा का 10% ही तो नया जीवभार बनता है। सही है। तो आपके एनसीईआरटी ने सारे खर्चे यही जोड़ लिए हैं, और सारे खर्चे अगर यही करें तो याद करो उस दिन को जब ऊर्जा प्रवाह पढ़ रहे थे, 90% हानि की थी हमने, और 20 और 70 को मिलाने पे 90 ही आता है। अरे अरे अरे, अन्य वहा नहीं लिखा था कि हमने?
ठीक बात। अब बताओ कोई T2 आएगा तो जीपीपी खाएगा कि एनपीपी? बुला लूं मैं T2 को? आओ T2। अरे T2 तो जीपीपी से खाएगा कि एनपीपी से? क्योंकि नया जीवभार बनाई वहीं से है। T2 के खाने की दर 0 से 10 है। कुछ ना खाए तो 0 और मैक्सिमम खाए तो 10। क्या वो हर बार 10 खाता है? अरे उस दिन तो थ्योरी में खिलाया था 10, आज तो वो यहाँ पर 6, 7, 8 ऐसे ही तो खाएगा। तो आज मैं 7 भिजवा दूं के T2 के पास? ले जा T2। जो 7 किलो कैलोरी ये लेके गया है वो इसका GSP है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों मैंने इसको सेकेंडरी क्यों कहा? क्योंकि ये उत्पादक नहीं उपभोक्ता स्तर है। बहुत ही बढ़िया। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहां पर आ गई है, GSP। क्योंकि जो टोटल इसके पास पहली बार पहुंचा उसे आप द्वितीयक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। इसे आप कह दीजिए बेटा ये सकल द्वितीयक उत्पादकता है। अरे 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 बताओ 10 में से 7 खा गया क्या वो? तो 3 यहीं बचा है। इसको एनसीपी कहा जाता है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एनसीपी एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, लेकिन क्योंकि जो फाइनल बचेगा उसको देखेंगे तो सही। मतलब बेटा यहाँ कुल समुदाय उत्पादकता, कुल समुदाय उत्पादकता को आप एनसीपी कहते हो। चलो बच्चों ध्यान से, इधर लिखना बिल्कुल नहीं। इधर क्या है एनसीपी? सारे खर्चे करने के बाद, जीपीपी आ गया है, सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फाइनली जो उत्पादक ने बचा लिया वो एनसीपी है। नहीं समझे क्या? आराम से फिर दोबारा। 100 आ चुका है, जीपीपी बन चुका है। अब उसमें से सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो फाइनली बचा वो एनसीपी है। जो फाइनली बचा वो क्या है? एनसीपी है। नहीं समझे? उत्पादक स्तर पर भोजन स्टोरेज की दर जो विषम पोषियों के खाने के बाद बची है वही तो एनसीपी है। अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन, मतलब विषम पोषियों के खाने के बाद जो बचा उसको क्या कहते हैं? एनसीपी। कोई दिक्कत? अच्छा तो फिर आराम से बताना जो मैं पूछूं। इकाई समय इकाई क्षेत्र में कुल प्रकाश संश्लेषण क्या, मतलब टोटल प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? उसमें से श्वसन और उपापचय हानि के बाद एनपीपी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद विषम पोषियों के खाने के बाद, विषम पोषियों के पास जो टोटल पहुंचा जीएसपी। अरे नहीं समझे के बाद? चलिए एक उदाहरण लेते हैं ताकि बात समझ में आए। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पादप है जिसमें 2 पत्तियां हैं बेटा, 2 ही है। यहां पर इकाई समय इकाई क्षेत्र का कुल प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता? जीपीपी। रेस्पिरेशन के खर्चे के बाद नया जीवभार किससे बनेगा? 2 नई पत्तियां और बन गई और दोनों नई पत्तियों पे मैंने एनपीपी लिख दिया है क्योंकि ये किससे बनी है? एनपीपी। एक शाकाहारी आया और एक पत्ती खा के चला गया, जो बची हुई एनपीपी है अब उसको क्या कहोगे? क्या एनसीपी कहीं से नहीं आती है क्या? बची हुई एनपीपी ही एनसीपी कहलाती है। नहीं समझे के बात को? बची हुई एनपीपी किसके बाद बची हुई? विषम पोषियों के खाने के बाद।
उसी को अब किस नाम से पुकारते हैं? एनसीपी। एनसीपी नई कहीं से नहीं आती है बेटा। मान लीजिए आज आपने एक वृक्ष को देखा, देख लिया बेटा, और आज की तारीख में इसके जीवभार का पता लगा लिया। जो भी आज की तारीख आपके पास है, जीवभार देख लिया। अब ठीक 1 साल तक दोबारा मत देखना, नहीं देखोगे ना बेटा। 1 साल बाद दोबारा फिर आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा, ओहो ये तो बड़ा हो गया बेटा। ये पेड़ पे पेड़ नहीं है, ये वही पेड़ है जो अब क्या हो गया है। क्या ये वो जीवभार है जो आपके पीछे से, मतलब आप नहीं थे जब आप नहीं थे तब बड़ा था। तो और उसको क्या कहते हैं? ऐसे तो कहते हैं आपके पीछे से बड़ा था, मतलब जब आप नहीं थे, यही तो कहते हैं बेटा। सही। चलिए चलिए, अब जल्दी आंसर मिलना चाहिए। जब आप नहीं थे तब जो बड़ा हुआ जीवभार है वो जीपीपी है, एनपीपी है या एनसीपी है? हैं? दोबारा बोलो। एनसीपी है, क्योंकि जब आप नहीं थे तब बहुत सोने आके खाया भी है। जब आप नहीं थे, अरे इसमें हो क्या है? जब आप नहीं थे तो पादप को बहुत सोने आके खाया भी है। जब आप नहीं थे तो उस टाइम पर बहुत सारे लॉस भी हुए हैं बेटा। अब तो आपके सामने वो है जो बचा खुचा है, और उसी को क्या कहते हैं? एनसीपी के नाम से पुकारते हैं। सही बात है। स्टेटमेंट आ रहा है, आने दो। पादप अपनी वृद्धि एनपीपी से करता है। सही है। पादप अपनी वृद्धि, लेकिन फाइनल वृद्धि एनसीपी की दिखती है। पहली बार नया उत्तक किससे बनाया? लेकिन फाइनल खाने के पीने के बाद जो बचा वो क्या कहलाता है? वही तो हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक और बात सुनो, वो भी जरूरी है। किसी भी पोषक स्तर पर आई हुई कुल ऊर्जा से ही सारे प्रतिशत निकाले जाते हैं। पादप ने 20% श्वसन में लगाया, किसका? जीपीपी का। 70% उपापचयी हानि में लगाया, किसका? जीपीपी का। 10% नया बनाया, किसका? जीपीपी का। 10% नया बनाया, किसका? जीपीपी का। 10 ही तो बन रहा है नया। बेटा बेटा अब नेक्स्ट में थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना। 7% उपभोक्ता ले गया, किसका? जीपीपी का। 7% उपभोक्ता ले गया, किसका? खाता एनपीपी से है, लेकिन प्रतिशत तो जीपीपी से ही निकलेगा। अगर मैं एनपीपी से प्रतिशत निकालने लग गया तो 70 हो जाएगा, और 70 खिला दिया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है बेटा। 70% थोड़ी खाता है। तो टोटल में से ही सारे प्रतिशत निकलते हैं, और टोटल क्या कहलाता? जीपीपी। ये ध्यान रखना। चेपो, चेपने की रफ्तार घातक कर दो बेटा पूरी तरह से। हाँ, तो 10% नियमित तो लगाया है हमने, 10% नया बायोमास बना दिया ना। अब वो खाएगा तो मैक्सिमम 10 खाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली 10 नहीं खाता। प्रश्न पूछा जाता है कि किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा बनाए गए नए जीवभार निर्माण की दर कहलाती है? जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, जीएसपी? जब बात सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, खरगोश कह दिया है वहां। पादप द्वारा नए उत्तक निर्माण की दर को कहते हैं एनपीपी। एनपीपी। नया उत्तक किससे बना? वो तो खाने के बाद जो फाइनल बचा उसे एनसीपी कहा है। एनसीपी कहीं नई नहीं बनती है, बची हुई एनपीपी एनसीपी कहलाती है।
2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 24 है कि 24 है, जो भी है, 24 का हो कि 24 का हो, एक ही बात है बेटा। यहीं पर बच्चों फिर आंतरिक कंपाउंडर जागता हुआ। हाँ देखो बेटा, देखो यहां पर आप ये भी नोट कर लेना कि NCP इक्वल्स टू NPP माइनस GSP। सुनो बेटा, 2024 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था, अगले पत्ते पे आएगा, पता पलट दूं। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 3 पोषक स्तर बने हुए हैं। T1 है, T2 है, T3 है। कहा गया कि T1 स्तर पे NPP 100 किलो कैलोरी है या 100x है, लिखा आया था वहां पर। अगर ऐसा है तो T3 का GPP बताओ, ऐसा पूछा गया था। कैसे आया, आओ निकालते हैं बेटा। अगर यहां का NPP 100 है तो यहां का GPP 1000 होगा। नहीं समझे के बाद, GPP का 10% NPP होता है। अरे अरे, अब आगे वाला 10% NPP से ले जाता है कि GPP से? परसेंट तो GPP का निकलता है, तो लगाइए 10%। कितना, 100, लगाइए 10%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रटा तो सबने हुआ है। तो यहां पर GPP कितना आएगा आंसर? 10x। मॉड्यूल में अगर है आपके पास तो वहां क्वेश्चन मिलेगा, 2024 के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर पृष्ठ संख्या और प्रश्न संख्या बताई जाए बेटा। पृष्ठ संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38 है और पेज नंबर 50। तो मॉड्यूल बिल्कुल, मॉड्यूल संख्या 10, पेज संख्या 50 और क्वेश्चन संख्या 38 देखेंगे आप सब अच्छे घर से। और आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे करना है समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न में एक बार फिर बोल रहा हूं, T1 का NPP 100 किलो कैलोरी 100x है, तो T3 का GPP कितना होगा वो निकालना है हमें। वैसे तो इस प्रश्न में T3 स्तर पे जाके GPP कहना गलत है। T3 पे GPP नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने प्रश्न पढ़ा, अब जैसा था वैसा ही देखना पड़ेगा। तो GPP पढ़ के हमने कहा कि ये कुल कितना पहुंचा, वहां पर वो पूछना चाह रहा है, तो वो GPP का तात्पर्य वहां कुल कितना पहुंचा वही है बेटा। वैसे तो वहां GPP कहना सही नहीं है, क्योंकि आप उपभोक्ता स्तर पे जा चुके हो, और उपभोक्ता स्तर पे द्वितीयक उत्पादकता होती है, प्राथमिक नहीं। अब कहाँ कितनी उत्पादकता अधिक कहाँ कम होती है उसकी जानकारी मिलेगी आपको अगले एपिसोड में। कोई बात नहीं, जाइए, आज बहुत ही थैंक यू।